जलदाय मंत्री महेश जोशी ने दावा किया है कि गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर सरकार फिर रिपीट होगी। सरकार की योजनाएं जनता के सर चढ़कर बोल रही हैं। जनता ने पूरा फायदा योजनाओं का लिया है और यही कारण है कि अब 40% आबादी को प्रभावित करने वाले मुद्दे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। 16 अक्टूबर से 12 जिले से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे पर अपना कैंपेन कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने दावा किया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से होने के बावजूद जनता के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री ने जयपुर में 2018 में वादा किया था, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी ने वादा खिलाफी की है और इसी मुद्दे को कांग्रेस पार्टी चुनाव में बुलाएगी। चुनावी माहौल के बीच अब बदमाश भी बेहद सक्रिय हो गए हैं। अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये बदमाश बाहरी राज्यों से हथियार मंगाकर यहाँ पर दहशत मचा रहे हैं। ऐसे ही दो बदमाशों की जानकारी सांगनेर थाने के कांस्टेबल नेमीचंद और जगदीश को मिली थी। सूचना मिली थी कि गोविंदपुरा के पास ये बदमाश अवैध हथियार लेकर के घूम रहे हैं और एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में आए हुए थे। इसी सूचना के बाद दोनों कांस्टेबल सक्रिय हो गए और उन्होंने इन दोनों बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में इन दोनों बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले भी पाए गए हैं। बहरहाल पुलिस की टीम ने इन दोनों अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। किस अपराध को अंजाम देने की फिराक में बदमाश घूम रहे थे, फिलहाल सांगनेर थाना पुलिस की टीम इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। देखा जाए तो बदमाशों पर अब पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि चुनावी माहौल में ये बदमाश बेखौफ होकर इस माहौल को खराब करने की जुगत में रहते हैं। किशनगढ़ पास थाना क्षेत्र में एक दहेज हत्या के कारण विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर में ताला लगा करके फरार हो गए हैं। मृतका रुखसीना के पिता रुजदार ने पति अनीश निवासी हुसैरपुर सहित परिजनों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पिता रुजदार ने बताया कि उनकी 2 बेटी रुखसीना और शेरुना की शादी 2008 में एक ही परिवार में हुई थी। मृतका छोटी बेटी है जिसके 3 लड़के हैं, जिसे शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। पूर्व में भी दहेज को लेकर मृतका से कई बार मारपीट की गई थी, लेकिन हर बार आपसी समझाइश से मामला शांत करा दिया जाता, जबकि बड़ी बेटी ससुराल से अलग रहती है। मृतका का पति ड्राइवर है। दरअसल सूचना मिली कि बेटी ने फांसी लगा ली। ससुराल पहुंचे तो ससुराल जन वहां से फरार हो गए। पुलिस की मौजूदगी में शव फंदे से उतार करके अस्पताल लाए और मोर्चरी कक्ष में रखवाया है। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। डीके केतवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कार्यवाही करने गए वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला कर दिया गया। केतवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जहां पर हमलावर ग्रामीण वन कर्मियों से जबरन ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में होमगार्ड घायल हो गए हैं। वन विभाग की टीम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। केतवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव घोघोर की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर को पकड़कर लाते समय वन विभाग के कर्मियों पर हमला करने की घटना सामने आई है। वन विभाग अब हमलाखोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में इस तमाम मामले की जानकारी वन विभाग के रेंजर पवन यादव ने दी है। जहां अवैध खनन के मामले हर रोज सामने आते हैं, वहां पे प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि अवैध खनन में जिन लोगों का शामिल होने में नाम आता है, उन लोगों में प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी प्रारंभ हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू कराने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत जयपुर नगर में हेरिटेज के अंदर विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्यों पर विराम लगना प्रारंभ हो गया। जहां तक गंदी गलियों के टेंडर की बात थी, वो भी काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, वो भी काम अटके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में जहां तक राज्य सरकार ने पट्टे बांटने का कार्य किया था, पट्टे बांटने का कार्य भी अधूरा रह गया। जहां तक जोन आयुक्त की बात किया, जोन आयुक्त के नहीं होने के कारण भी कुछ विधानसभाओं के अंदर पट्टे वितरण का कार्यक्रम जो निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में देखा जाए आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आम जनता को किस प्रकार से फायदा मिल पाता है या नहीं, यह आने वाला समय बता पाएगा। संत हत्याकांड मामले के चलते टोंक जिले के डिग्गी कस्बे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संत हत्याकांड को लेकर संत संघर्ष समिति द्वारा डिग्गी कस्बा पूर्णतः बंद
रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं को आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के खिलाड़ी 600 बालिकाओं को भी खाने पीने सहित अन्य सामानों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। संत सियाराम दास संघर्ष समिति के सदस्यों व संपूर्ण व्यापार मंडल के द्वारा 2 दिवसीय डिग्गी कस्बा बंद का आह्वान किया गया था। 40 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी संत के हत्यारों का खुलासा नहीं होने को लेकर कस्बे वासी नाराज दिखाई दिए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले की किस तरह कार्रवाई करती है व संत के हत्यारों को लेकर लोगों में जो रोष व्याप्त है उसको किस तरीके से शांत कर पाती है। खबर चाकसू से है, जहां जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल ये पूरी घटना चाकसू की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं करीब 12 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। सभी घायलों को चाकसू के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के चलते 11 जनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ लग गई और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि ये पूरी घटना चाकसू के कनकटा गांव की है। मुख्यमंत्री की मंशा थी कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए, जिसको लेकर प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई शुरू की थी। लेकिन नौवीं गांव में अब 15 दिन पहले जो इंदिरा रसोई शुरू हुई थी, वो इंदिरा रसोई अब 15 दिन के अंदर ही इनके ऊपर ताले लग गए। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस मामले को लेकर मैंने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि मैं पता करवाता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे जानकारी में अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है, उस मंशा पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए, गरीब भूखा न सोए, जिसको लेकर ये इंदिरा रसोई खोली गई थी। लेकिन इंदिरा रसोई के 15 दिन के अंदर ही ताले लगे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में दिखा फुल पावर में प्रशासनिक तंत्र। आचार संहिता लागू होने के बाद नेताओं का पावर खत्म। नेताओं के फ्लैक्स, होल्डिंग्स और पोस्टर्स कस्बे से हटाए जा रहे हैं। जयपुर के चाकसू से खबर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नेताओं का पावर खत्म हो गया है तथा प्रशासनिक तंत्र एक्शन मोड में नजर आने लगा है, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र से सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार आगामी 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता होने के नाते चाकसू विधानसभा के नगरपालिका क्षेत्र सहित पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों के मुख्य बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, विद्युत पोल, सार्वजनिक भवन, हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय आदि पर लगे बैनर हटाए जा रहे हैं ताकि आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ई-विजिल ऐप पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत करेगा तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। नगर पालिका द्वारा आयोजित संस्कृति एवं पशु मेले के दौरान आमेठ पुलिस का दबंगई भरा चेहरा आया सामने। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। आमेठ नगर पालिका द्वारा आयोजित संस्कृति एवं पशु मेले के दूसरे दिन आमेठ पुलिस की दबंगई का चेहरा सामने आया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात की गवाही देता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह आमेठ थाने का कांस्टेबल पदम सिंह नगर पालिका के एक संविदा कर्मी की सरेआम पिटाई कर रहा है। पिटाई के बाद कांस्टेबल उसे पकड़कर थाने पर लेकर गया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले भर के सफाई कर्मियों में जोरदार आक्रोश है। वहीं आरोपी कांस्टेबल पदम सिंह ने अपनी ओर से अलग आरोप लगाए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सफाई में सफाई कर्मी के शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाया है। चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही करौली जिला निर्वाचन विभाग भी सतर्क हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव 2023 के सफल संचालन हेतु गठित चुनाव प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी चुनावों को निष्पक्ष व मुक्त पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए समन्वयता के साथ कार्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त अधिकारियों को आयोगों के निर्देश की पालना सुनिश्चित करते हुए आगामी चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों को सक्रिय रहकर निर्वहन करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण 16 अक्टूबर को राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं पोलोटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा।
करौली पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और गंगापुर सिटी की जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के साथ आज निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश के कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के बालोतरा के टेक्सटाइल इकाइयों में अवैध रूप से बॉयलर में जलाए जाने का मामला आज वन विभाग के मुख्यालय जयपुर तक पहुंच गया। बालोतरा की प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने आज जो जयपुर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से मुलाकात कर बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों में खेजड़ी को जलाए जाने का व खेजड़ी की अवैध कटाई का मामला उठाया। बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों में कल्प वृक्ष खेजड़ी को बॉयलर में जलाया जा रहा है। कोयले की अपेक्षा सस्ता पड़ने के कारण खेजड़ी की लकड़ी को उद्यमी बॉयलर में जला रहे हैं। बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों में जलाने के लिए लकड़ियां बालोतरा जिले सहित आसपास के पड़ोसी जिलों व छोटे कस्बों व गांवों से बालोतरा पहुंच रही है। वन विभाग को अनेक बार इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद वन विभाग औपचारिकता निभा रहा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे परेशान किसानों ने आज जयपुर में वन विभाग के मुख्य अधिकारी से मुलाकात कर इस समस्या से अवगत करवाते हुए खेजड़ी की अवैध कटाई रुकवाने व टेक्सटाइल इकाइयों में खेजड़ी जलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग की। चूंकि कोयले से सस्ती पड़ने के कारण लकड़ियों को टेक्सटाइल इकाइयों में जलाया जा रहा है। कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी की अवैध कटाई रुकवाने की सख्त आवश्यकता है। उदयपुर जिले की मावली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से 8 पिस्टल, 60 कार्टेज और 4 मैगजीन भी बरामद की है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर मावली थाना पुलिस ने सबसे पहले प्रकाश सुथार को राजसमंद से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान चित्तौड़गढ़ के विजय उर्फ किशोर गुर्जर का नाम लिया। उसके साथ ही नितिन उर्फ निक्की का नाम भी सामने आया है। आगे पुलिस ने इस कार्रवाई को बढ़ाते हुए विजय उर्फ किशन को भी गिरफ्तार किया। इसके साथ ही नितिन को जब गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से 7 पिस्टल, 56 कार्टेज और 4 मैगजीन बरामद हुए हैं। तीनों ही आरोपियों को 19 अक्टूबर तक पीसी रिमांड पर लिया गया है। उदयपुर एसपी भुवन भूषण यादव ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संभवतया तीनों आरोपियों ने अपनी एक गैंग बनाने के लिए और वर्चस्व स्थापित करने के लिए हथियार और कारतूस मंगवाए थे। हालांकि अभी तीनों अभियुक्त रिमांड पर है। आगे इनसे कई बड़ी वारदातें खुलने की भी संभावना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलवर जिले में 2000 लोगों पर पाबंद किया गया है। दरअसल ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो कानून व्यवस्था में बाधा बन सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में आचार संहिता लागू होते ही पोस्टर व बैनर हटाने में पुलिस ने सहयोग किया है तथा किसी भी जनप्रतिनिधि व मंत्रियों के यहां से एस्कॉर्ट गार्ड भी हटा लिए गए हैं। जिले के सभी थाना अधिकारियों को आगामी 1.5 माह तक केवल निर्वाचन के काम में ही लगने के निर्देश दिए गए। इसके लिए मीटिंग की गई। जिले में 300 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो गैर जमाती वारंट पर फरार चल रहे थे। जिले में पहली बार ऐसे 410 लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिए गए और उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव से संबंधित कॉल करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ जयपुर हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालक जरा सावधान हो जाइए। हाईवे किनारे पड़ी मिट्टी कहीं आपकी जिंदगी के ब्रेक ना लगा दे। किशनगढ़ से जयपुर हाईवे राजमार्ग पर वाहनों को अपनी हद में रखने के लिए परिवहन मंत्रालय की ओर से लागू नियम कायदे किशनगढ़ से जयपुर की तरफ जा रहे हाईवे पर कागजी है। चौपहिया वाहनों से तो फिर भी ठीक, अगर आप दोपहिया वाहनों से हाईवे पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बांद्रा सिंदरी तक सफर कर रहे हैं तो हाईवे पर सफेद पट्टी की लाइनिंग है, लेकिन ये लाइनिंग मिट्टी के ढेर तले दबकर कई वाहन चालकों को अस्पताल की राह दिखा चुकी है। मिट्टी के ढेर तले दबी इस लाइनिंग के कारण दोपहिया हाईवे की अन्य लाइन में चलते हैं। ऐसे में किशनगढ़ के नजदीक इलाकों में हाईवे पर रोजाना दुर्घटना हो रही है। सड़क हादसों की पड़ताल के लिए समाचार प्लस की टीम ने मोटरसाइकिल पर बांद्रा सिंदरी तक का सफर किया तो दोपहिया वाहनों के हादसों की जो वजह सामने आई वह चौंकाने वाले थी। राजमार्ग किनारे 1 फीट चौड़ी बनाई जाने वाली व्हाइट लाइन गायब मिली। कई स्थानों पर मिट्टी के ढेर ने इस लाइनिंग को कवर कर रखा था। ऐसे में जब दोपहिया यहाँ से निकलते हैं तो उसके सामने रेत में फिसलने या लेन चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर वह रेत में फिसलता है तो
उसे जख्म लेने पड़ेंगे। अगर वह लेन बदलता है तो पीछे से रफ्तार आने वाले वाहनों से टकराने का खतरा बना रहता है। टोल वसूलने वाले भी कंपनी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रोजाना दुपहिया वाहन चालक सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। कोल्लरी थाना इलाके के सिगोरा गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक से युवक की मौत हुई, बच्ची हुई गंभीर घायल। घायल बच्ची को धौलपुर ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती, वहीं मृतक के शव को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। मामला सिगोरा गांव का है, जहां एक युवक अपनी भतीजी को लेने स्कूल जा रहा था। जब लौटते वक्त तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई और भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई। युवक पिता ने तहरीर देते हुए अज्ञात ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं अज्ञात ट्रैक्टर की तलाश में जुट गई है पुलिस। डीग जिले के जुरेड़ा थाना क्षेत्र से निकल रही है आज की अपराध जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 14 सितंबर को गांव बादीपुर में हुए कुलदीप हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें मौके पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया है और साक्ष्य जुटाकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि जुरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बादीपुर में 14 सितंबर को स्कॉर्पियो सवार हथियार बदमाशों ने एक घर में घुसकर दिन दहाड़े फायरिंग कर हरियाणा निवासी एक युवक कुलदीप की हत्या कर दी थी। हत्यारे घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। गांव वालों ने घटना के दौरान स्कॉर्पियो लेकर भाग रहे एक आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले भी कर दिया था। अब पुलिस इस मामले में 2 नामजद आरोपियों सौरभ व गौरव को हरियाणा की भौंडसी जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर कामो जुरेड़ा आई है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन को फिल्मी स्टाइल में रिक्रिएट किया है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या में आरोपी किन किन रास्तों से होकर आए थे और किस तरह घटना को अंजाम दिया था। बादीपुर में हुए कुलदीप हत्याकांड के 2 आरोपी सौरभ और गौरव जुरेड़ा थाना पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उन्हें मौके पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट कर उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बीकानेर के मोहता सराय में खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले स्वर्ण व्यवसायी की आज इलाज के दौरान हुई मौत। बीते शुक्रवार शाम को गंगासर थाना क्षेत्र में खुद को आग लगवाने वाले सत्यनारायण सोनी की आज पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि सत्यनारायण सोनी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ज्ञात रहे कि बीते शुक्रवार को कुम्हारों की मोड़ पर गंगासर निवासी 55 वर्षीय सत्यनारायण सोनी ने मोहता सराय के क्षेत्र में सड़क पर खुद पर तेल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद राह चलते लोगों ने उसे पीबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। बता दें कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि स्वर्ण व्यवसायी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम गंगापुर जिले के बड़ी उदय गाँव में पहुंची, जहां पर साजिद के घर पर की गई थी रेड। साजिद सिम्मी के सदस्य के रूप में पहले भी पूछताछ कर चुकी है एनआईए की टीम। साजिद बताया जा रहा है बड़ी उदय गाँव का, जहां पर एनआईए की टीम सुबह 4 बजे पहुंची। साथ में ही सहयोग के रूप में सदर थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सहयोग प्रदान किया एवं जयपुर निवास पर भी साजिद के निवास पर रेड मारी गई थी, जहां से अहम दस्तावेज की है, जब अभी तक कोई संवैधानिक पुष्टि नहीं की है एनआईए की टीम द्वारा। झालावाड़ जिले में लुटेरों ने फिर से 9 लाख रुपए की चपत लगा दी। कृषि मंडी में 9 लाख रुपए लूट कर ले गए लुटेरे। ऐसे में लगातार घटनाएं जो है झालावाड़ जिले में हो रही है। पुलिस अधीक्षक के कहने पे नाकाबंदी कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक 9 लाख के लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ऐसे में झालावाड़ जिले में बेखौफ होकर घूम रहे लुटेरे। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब उस कृषि मंडी के व्यापारी को राहत मिलेगी और कब पुलिस के शिकंजे में वो लुटेरे होंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ झालावाड़। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से जुड़ी है अजमेर से बड़ी खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला एसपी ने आज मतदान से पूर्व जिले के समस्त अधिकारियों की बैठक बुलाई और आचार संहिता को लेकर जानकारियां दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी ने तमाम उन जानकारियों का भी खुलासा किया जो निहायत बहुत ज़रूरी है। जिला एसपी ने बताया कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाएगी। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन समस्त एप्लीकेशंस की जानकारी दी जो जिला निर्वाचन के दौरान उपयोग में ली जाएंगी। निर्वाचन आयोग की तमाम जानकारियों के साथ जिला प्रशासन ने लगभग 444 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी चिन्हीकरण किया है, जिन पर निगरानी लगातार की जा रही है। तो वहीं जिला पुलिस कप्तान ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए और निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए भी जिला पुलिस ने कमर कसी है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद ही जैसे ही फतेहपुर विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, जिसमें सरवण चौधरी
विधायक प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहरिया के भाई नंद किशोर मेहरिया ने जेजेपी से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुभाष मेहरिया के भाई नंद किशोर मेहरिया ने आज जेजेपी से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिन्होंने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। फिलहाल देखने को मिलेगा कि फतेहपुर विधानसभा में किसका कितना पलड़ा भारी रहेगा। जिला कोटपुतली बेरोड के कुंज विहार कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा एक सुने मकान में लाखों रुपए की नकदी सहित गहने भी पार कर ले गए। आपको बता दें कि ये परिवार गैया जी अपने पितृ को तृप्ति करने के लिए, पूजा कराने के लिए गया जी गया हुआ था, जिसके उपरांत पीछे से सूना मकान पड़ा था। सूने मकान में जब पड़ोसियों ने जब देखा तो सारे कमरों के ताले टूटे नजर आए। वहीं पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना छानबीन कर रही है। वहीं जो मकान मालिक है अभी तक भी वो गया जी से नहीं आए। वहाँ उनका जो बेटा जयपुर पढ़ता है वो बेटा आया है। बेटे ने कहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कितने का ज्वेलरी और कितने का गहना पार हुआ है। अब उन्हीं के आने पर ही पूरा जो मालूम पड़ेगा कि कितने की नकदी थी, कितने की ज्वेलरी थी। विद्युत विभाग की लापरवाही मकराना क्षेत्र में हादसों का कारण बनने लगी है। शहर के गुणावती क्षेत्र में जमीन को छूते विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत की लाइनें लोगों के लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर रही हैं। विद्युत निगम की उदासीनता के चलते आज एक क्रेन चालक की मौत हो गई। यह क्रेन चालक मार्बल पत्थर लदान का कार्य कर रहा था और विद्युत ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से इस क्रेन चालक का मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने मृतक क्रेन चालक को जिला उप चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।